अभी तक तो मैं 10 महीने से मैं वोट मांग रहा हूँ, अभी तक तो एक बंदा भी ऐसा नहीं है किसी ने वोट मांगी हो। अभी तक तो लोग टिकट मांग रहे हैं और वो भी ये कहते हैं जी वो पार्टी का आशीर्वाद मेरे पास रहेगा तो मेरे को टिकट मिल जाएगी। जब आज वो टिकट मांगते हुए ऊपर के आकाओं की तरफ देख रहा है, हाथ जोड़ रहा है, तो कल कोई काम करते हुए भी यही होगा कि ऊपर वाले का आदेश आएगा तो मैं काम करूँगा। जनता ये काम नहीं होने किसी के। मैं छत्ती बिरादरी मेरी पार्टी है, मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ, इसीलिए मैंने आज़ाद उम्मीदवार रहने का फैसला किया कि ताकि मेरे पे दबाव ना रहे। ये ठेका प्रथा जो है ये करप्शन का पार्ट है। 2 करोड़ का ठेका 5 करोड़ में दे दिया जाता है, 3 करोड़ अफसर खा जाते हैं। आप ठेका प्रथा बंद कर देंगे? ठेके बंद कर देंगे? बिल्कुल, मेरा बिल्कुल प्रयास रहेगा कि मुझे स्पेशल नोटिफिकेशन करा के कराना पड़े कि ठेका प्रथा है ही करप्शन। बहुत ये सब चीज़ें प्लानिंग का पार्ट है। जब ये परमात्मा दादा खेड़ा मुझे अगर इस मुझे शक्ति देगा और मुझे बैठाएगा तो इसका रास्ता मैं अपने आप बना दूंगा। देखो मैं एक मैनेजमेंट का बंदा हूँ, मैंने जिंदगी में फिलहाल आप प्लानिंग का खुलासा नहीं करना चाह रहे ना, अभी तो मैं वो मेरे अंदर ही है क्योंकि वो मेरा पार्ट है, वो मैं कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। केजरीवाल जी बहुत बढ़िया बंदे हैं, बहुत ही बढ़िया बंदे हैं, ठीक है जी। बिल्कुल मैं कहता हूँ उनकी छवि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बंदे हैं, भगवान जैसे बंदे हैं। जो उन्होंने काम किया बहुत अच्छा काम किया, मैं उसका प्रशंसक भी हूँ, मैं उसकी विचारधारा से प्रभावित भी हूँ। हैं गऊओं से मेरे को बहुत प्यार है। गौ माता मैं सभी को कहता हूँ कि अपनी नेक कमाई में से गौ माता के लिए कुछ ना कुछ निकाल लो। अगर हाथ में हुआ तो मैं जरूर ले आऊँगा, देखो, पर मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ तो मैं भी क्या लाऊंगा। अगर मेरी अधिकार क्षेत्र में कोई चीज़ है उसको मैं प्रयास करके ले आ सकता हूँ तो मैं जरूर लेकर आऊँगा। दोस्तों नमस्कार, असली खबर पर आपका स्वागत है। आज की असली खबर हम लेने आए हैं राम प्रताप गुप्ता जी से। राम प्रताप गुप्ता जी के पास हम इसलिए आए हैं कि इनकी मुख्य पहचान तो समाज सेवी की है और उद्यमी की है, लेकिन अब ये चाह रहे हैं कि इनका राजनीति में पदार्पण हो। इसके लिए कैथल में जो महिला के लिए चेयरपर्सन की सीट रिजर्व हुई है उस वहाँ से ये अपनी धर्मपत्नी को लड़ाने जा रहे हैं। तो आइए इनसे आपका ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए इनसे आगे बात करते हैं। जी गुप्ता जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हाँ विकास जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत तहे दिल से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपके चैनल का भी, असली न्यूज का और विकास का भी। अच्छा गुप्ता जी, आपने ये फैसला क्यों लिया है चुनाव लड़वाने वाला पत्नी को? ऐसा है, देखो मैं बताऊं जी, राजनीति वैसे तो मेरा कोई मंच नहीं है, केवल राजनीति मैं तो केवल एक मेरा सेवा भाव ही मेरा एक मंच है कि मैं कैथल का एक बेटा हूं और बेटा बन के अपने पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग जो हैं समाज में, हमारी माताएं, हमारी बहनें, छत्ती बिरादरी और हमारा समाज, उनकी सेवा करने का मन है और उस सेवा भाव से ही इस लाइन में आया हूँ। तो आप सेवा तो आप समाज सेवा में भी कर सकते हैं, राजनीति में ही क्यों जाना फिर? ऐसा राजनीति एक ना जरिया है जिसमें आदमी खुल के पावर से अगर राजनीति में आ जाती है तो समाज में बहुत अच्छे से सेवा कर सकता है। जैसे बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, तो बेरोजगारी की समस्या को ख़त्म करने के लिए राजनीति ही एक साधन है जिसमें हम 200, 400, 500 बच्चे नगर परिषद में लगवा सकते हैं। और भी जो हमारे यहाँ करप्शंस है, जो कमेटी की में ठगी है, उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये भी एक सेवा ही है समाज की। आपने घर नाम ले दिया करप्शन का, मैं उसी पे आने वाला था। राजनीति सेवा तो है, पावर भी है, लेकिन जैसे सेवा और पावर आपके पास आती है, सेवा का मौका मिलता है, तो करप्शन के इल्ज़ाम भी साथ साथ आते हैं। अभी आपने जो बात करी लड़के नौकरी लगवाने की बच्चों को, तो ये तो सबसे बड़ा करप्शन है। चौटाला साहब अभी इस मामले में रिहा हुए हैं। देखिए, 5 उंगलियां अजय भाई विकास भाई बराबर नहीं होती। करप्शन वो है जो नौकरी लगाते हुए आदमी पैसा खाए। मेरे को दादा खेड़े ने, परमात्मा ने अपने लायक बहुत कुछ दिया हुआ है। मेरे बारे में सभी को पता है, सारे कैथल को पता है कि प्रताप गुप्ता ना खाएगा ना खाने देगा। मेरी एक ही सोच है कि मैंने ईमानदारी से, अगर दादा खेड़ा ने मुझे कोई पावर दी तो मैंने ईमानदारी से अपना कार्यकाल पूरा करना है और सेवा भाव से चलना है। और जो हमारे कैथल में बुराइयां हैं, जो भी कमेटी में, जैसे सपोज अब पीले कार्ड की समस्या लगा लो, बहुत बड़ी समस्या है। उन लोगों के पीले कार्ड बना दिए जिनके कोठियाँ बनी हुई हैं, और जो लोग जरूरतमंद हैं उनके पीले कार्ड ही नहीं बने। इसी तरह हमारे सीवरेज की लगा लो, सड़कों की लगा लो। यहाँ तो ऐसे ऐसे काम हुए हैं कि करनाल रोड की सड़क 6 करोड़ का ठेका, करनाल रोड की 6 किलोमीटर की सड़क बना दी गई और 6 महीने बाद पता लगा इसमें सीवरेज नहीं है, उसको पाड़ दिया गया। भाई ये तो कोई, अरे कम से कम जो 6 करोड़ पे जो वो खराब हुए उसके लिए दंडित करो ना। कौन उसमें एक्शन था, कौन उसमें ईओ था, कौन उसमें कौन अधिकारी थे जिन्होंने ठेका दिया, जिन्होंने ये चेक ही नहीं किया भी सीवरेज नहीं है इसके अंदर। तो मैं इस तरह की जो बुराइयां हैं, इस तरह की जो कमियां हैं, इनको दूर करना चाहता हूँ। तो ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि आपका पहला एजेंडा जैसे ही मान लीजिए आप चुन लिए जाते हैं तो भ्रष्टाचार होगा, ऐसा सही है? मेरा
पहला सबसे सही सच्चाई है ये, सबसे पहला एजेंडा ही भ्रष्टाचार है। क्योंकि मैं तो कमेटी का नाम अगर भ्रष्टाचार रख दें या ठगी रख देना, कोई फ़र्क नहीं है कैथल में। आपने अगर आईडी लगवानी है, आप देखो जाके, एक महीना 2 महीने लोगों की आईडी नहीं लगती। हाउस टैक्स जमा कराना है तो हाउस टैक्स नहीं जमा लगता। अगर आप पे पिछली पर्ची गुम होगी हाउस टैक्स की तो आपको पिछले पैसे ही नहीं मिलेंगे, आपको नए जमा कराने पड़ेंगे। तो इतनी करप्शन है ना जी कमेटी के अंदर। आपने नक्शा पास कराना है तो फीस चाहिए। अगर मेरे को दादा खेड़ा ने पावर दी तो मैं तो टोल फ्री नंबर दे दूंगा कि आपको अगर आपकी स्ट्रीट लाइट ख़राब है तो आपने कमेटी में जाने की जरूरत नहीं, आप टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करें, कमेटी से एम्प्लॉई आपके घर आएगा, आपकी कंप्लेंट को ठीक करके, आपकी लाइट को ठीक करके आपके साइन करा के जाएगा। जी आपने कंप्लेंट करी थी, आपकी लाइट ठीक होगी, जी होगी, ये साइन कर दो। मैं इस तरह के चाहता हूँ कि अगर आप कमेटी में जाएँ तो आपको लाइन में ना लगना पड़े, हेल्प डेस्क सेंटर बने वहाँ। आप हाउस टैक्स जमा कराने आए हैं तो वहाँ 10 बच्चे वहाँ खड़े हैं आपके लिए, सेवा के लिए। हाँ जी सर, किस लिए आए हो? जी मैंने हाउस टैक्स जमा कराना है। आप बैठिए, मैं आपकी फिर रसीद बनवा के लाता हूँ, आप पैसे दीजिए। तो काम देखो, हमारी जनता के पैसे, जो हमारा स्टाफ है वहाँ, जो भी लोग नौकरी करते हैं उनको हम पैसे देते हैं, ये पैसे हमारी जनता की हक हलाल की कमाई के हैं। मैं यही चाहता हूँ कि वो पैसे तरीके से लगे और अच्छे ढंग से लगे। जैसे आज हमारे सीवरेज, लाइट, पानी इतना बुरा हाल है, सीवरेज इतने ओवरफ्लो है ना कि बरसात में क्या सिंपल टाइम में नहीं निकल सकते। अगर बरसात हो जाए तो ये नहीं पता लगता कि कौन सा ढक्कन खुला है, क्या पता उसमें आदमी गिर जाए। तो इन चीज़ों को देख के मेरा मन करता है कि मेरे को अगर दादा खेड़ा ने मुझे पावर दी तो मैं इन सब चीज़ों का निदान करूँगा। अच्छा, अभी क्या है कि आपने पावर की बात करी, पावर इस बार जो है जनता से सीधे मिलने वाली है। पिछली बार तो MC आते थे चुनकर और उनके जरिए फिर चेयरमैन पहुंचता था। आप इस तरीके इस फैसले को कैसे देखते हैं और कितना आसान मानेंगे इस चुनाव को? मैं इस फैसले को, देखो इलेक्शन तो बहुत मुश्किल टफ हो गया है इस बात से, पर मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। देखो पहले जो चेयरमैन था उसको ना वो काम करते हुए भी डर के रहता था, क्योंकि कभी भी MC इकट्ठे हो जाते थे उसको घेर देते थे। अब की बार कम से कम चेयरमैन के पास अच्छी पावर है, उसने हाउस से परमिशन लेनी भी है तो 15 लाख तक के तो बजट में उसको परमिशन भी लेनी कि वो उसकी अपनी पावर है कि वो ओके करेगा, टेंडर निकालेगा, काम कराएगा, बिल दे देगा। उससे पहले तो देखो, और नंबर 2 जो MCs हैं, देखो पहले MCs की ब्लैकमेलिंग भी थी। देखो अब हमारे 2 बार, देखो पहले प्रजापति जी बने जी BJP से, उसके बाद उनको गिरा दिया गया, फिर कश्यप जी बन गए जी। चलो उनका तो कार्यकाल, चलो किसी भी कारणवश, चलो कैसा भी था, उन्होंने, उनकी गलती थी जो भी थी, उनको पता है। चलो तीसरी बात यह है कि देखो अब की बार जो कैथल का चेयरमैन बनेगा वो व्यक्ति बनेगा जिसकी छवि बेदाग होगी, जो लोगों के दिलों में राज करेगा, वो चेयरमैन बनेगा। ये नहीं है कि आप MC की खरीद फरोख्त करके आप चेयरमैन बन जाओगे। आपने गुप्ता जी बेदाग छवि की बात करी, तो बेदाग छवि कैसे होगी? वो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे छवि बेदाग हो? आप किसी भी पार्टी से उठिए, कहीं से भी उठिए, आप पार्टी का दबाव आएगा आप पर, ठीक है, आपको काम करना पड़ेगा, पार्टी लाइन में भी काम करना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा तरीका होगा कि जिससे आप बेदाग छवि रखेंगे? देखो जी, बेदाग छवि के लिए ही मैं छत्ती बिरादरी मेरी पार्टी है, मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ, इसीलिए मैंने आज़ाद उम्मीदवार रहने का फैसला किया कि ताकि मेरे पे दबाव ना रहे, ताकि मैं निष्पक्ष होकर जनता की भलाई के काम कर सकूँ। क्योंकि आज जो लोग हैं, देखो मैं आज वोट मांग रहा हूँ, मैं अपने लिए प्रोग्राम करने जाता हूँ, मैं हाथ जोड़ के वोट मांगता हूँ, जनता से अपील करता हूँ कि मुझे वोट दो। अभी तक तो मैं 10 महीने से मैं वोट मांग रहा हूँ, अभी तक तो एक बंदा भी ऐसा नहीं है किसी ने वोट मांगी हो। अभी तक तो लोग टिकट मांग रहे हैं, और वो भी ये कहते हैं जी वो पार्टी का आशीर्वाद मेरे पास रहेगा तो मेरे को टिकट मिल जाएगी। जब आज वो टिकट मांगते हुए ऊपर के आकाओं की तरफ देख रहा है, हाथ जोड़ रहा है, तो कल कोई काम करते हुए भी यही होगा कि ऊपर वाले का आदेश आएगा तो मैं काम करूँगा। जनता के काम नहीं होने किसी के। अच्छा, जनता के कामों की बात करें तो आपके जब आपकी धर्मपत्नी जी चुन ली जाएंगी, मतलब आपके कहना गलत होगा, तो पहला काम कौन सा होगा एजेंडे में भ्रष्टाचार के अलावा? देखो एजेंडे में जो मेरा विजन है वही विजन उनका भी है। मैं अपने विजन की बात बता देता हूँ जो मैंने इससे पहले भी बताया है। देखो पीले कार्डों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। एक तो उसका सर्वे कराया जाएगा, जो पात्र हैं उनके पीले कार्ड बनवाए जाएंगे, ठीक है जी। दूसरी समस्या क्या है कि मैं गिनता हूँ जो कि हमारे यहाँ ना बैंक्वेट हॉल, कम्युनिटी सेंटर केवल मात्र 3 या 4 हैं, और 4, 5, 6 ही धर्मशालाएँ हैं। कुल मिला के 10-12 यूनिट है जो सामाजिक कार्यों में काम आते हैं। हाँ चलो, मतलब 10, 12, 15 लगा लो। सीजन में जब शादियों का सीजन होता है तो एक टाइम में 100 शादियाँ होती हैं, तो हर गरीब आदमी बैंक्वेट हॉल में 2-3 लाख रुपए दे के शादी करने में सक्षम नहीं है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि 2-3 वार्डों को मिला के
हमारे कमेटी में बहुत जगह पड़ी है, 2-3 वार्डों को मिला के कम्युनिटी सेंटर बना दिया जाए, जिसमें गरीब आदमी, मीडियम आदमी अपनी बच्चे की शादी को 5-7-10 हज़ार में कर ले, मतलब खर्चे पे, ताकि उसको कोई बोझ, आर्थिक रूप से बोझ ना पड़े। दूसरा मैं चाहता हूँ कि उसके बराबर में मैंने अक्सर देखा है, जब मैं जाता हूँ मिलने, 50-40 बुजुर्ग हर वार्ड में जो रिटायर हो जाते हैं, उनको कोई जगह नहीं है जहाँ वो बैठ के अपना टाइम पास करें। देखो, बुजुर्ग आदमी, दी बेटी के घर हैं, दी बेटी बहुओं के घर में 24 घंटे तो घर नहीं बैठ सकता, उसको आखिर में अपने घर से निकलना ही होता है टाइम पास के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ कम्युनिटी सेंटर बने उसके साथ एक हॉल बना दिया जाए, ताकि बुजुर्ग आदमी, हमारे 1 वार्ड के 2 वार्ड के 50-100 बुजुर्ग हैं, वहाँ टाइम पास कर लें, बैठ के अपनी ताश खेल लें, बातें कर लें, सुख दुख बतला लें। तीसरा मैंने एक समस्या और देखी है कि हमारे यहाँ बुक्स इतनी महंगी हो गई हैं कि एक मीडियम परिवार का बच्चा पढ़ाई के लिए वो किताबें 2-2 हज़ार की किताब नहीं ले सकता। मेरा एक ये भी प्रयास रहेगा कि जहाँ हम बैंक्वेट हॉल बनाएं, कम्युनिटी सेंटर बनाएं, उसके साथ में एक हॉल बनाएं और एक लाइब्रेरी भी वहाँ बना दी जाए, ताकि कोई भी बच्चे अपने जो जरूरतमंद हैं वहाँ अपना आराम से पढ़ सकें। उसके बाद मेरा विजन रहेगा जी, जैसे हमारे अब पार्क हैं, पार्कों में बहुत बुरा हाल है, पार्कों के जो ठेके दिए गए हैं ये भी गलत है। ये ठेका प्रथा जो है ये करप्शन का पार्ट है। 2 करोड़ का ठेका 5 करोड़ में दे दिया जाता है, 3 करोड़ अफसर खा जाते हैं। तो आप ठेका प्रथा बंद कर देंगे, ठेके बंद कर देंगे? बिल्कुल, मेरा बिल्कुल प्रयास रहेगा कि मुझे स्पेशल नोटिफिकेशन कराना पड़े कि ठेका प्रथा है ही करप्शन। 2 करोड़ का काम 5 करोड़ में दे दिया जाता है। उसके बाद फिर वो ठेकेदार हमारे कैथल के बच्चों को नहीं लगाता, वो फिर कोई हंसी का बच्चा लग रहा है, कोई टुहाने का लग रहा है, कोई जागल का लग रहा है। हमारे बच्चे तो कैथल के फिर भी बेरोजगार रहेंगे। मेरे ठेका प्रथा बंद करने से 2 फायदे होंगे। एक तो हमारे जो 2 करोड़ का काम है 2 करोड़ में होगा, 3 करोड़ हमारे बच गए। एक हम अपने कैथल के बच्चों को 400-500 हमारे जो बच्चे कैथल के हैं जो जरूरतमंद हैं उनको अपनी कमेटी में लगा पाएंगे, ताकि उनका चूल्हा रोटी उनकी चल पाए। इसके बाद मेरा एक विजन और रहेगा। देखो, मैंने देखा है, मैंने दिल्ली में एक बहुत बढ़िया अपना जो क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक, मुझे बहुत पसंद है। अगर दादा खेड़ा ने मुझे कुछ पावर दी, मेरी धर्मपत्नी को पावर दी, तो मेरा एक प्रयास रहेगा कि हर मोहल्ले में मोहल्ला अपना क्लिनिक बनाया जाए। उसमें, क्योंकि आज जो हमारी पीजीआई बन गई है, आज आप अर्जन नगर से अगर हम जाएं, कोई बंदा बीमार हो जाए, पीजीआई में जाने के लिए ऑटो वाला 20 रुपये जाने के और 20 रुपये आने के लेता है भाई साहब। 40 रुपये गरीब आदमी पे नहीं है भाई साहब, वो 40 रुपये खर्च करके पीजीआई से दवाई लेके जाए। 40 रुपये की तो दवाई भी नहीं आती। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मोहल्ले में क्लिनिक बना दिया जाए, उसमें अपना दारू डब्बा बुट्टी फ्री में उसको इलाज हो जाए, मोहल्ले में ही हो जाए, उसको कहीं धक्के ना खाने पड़े। ये भी मेरा एक प्रयास रहेगा। अच्छा, आपने बात करी तो ठेका प्रथा की, उस पर भी आएंगे। अभी पहले केजरीवाल वाला आपने जैसे ये जिक्र किया, तो आप क्या केजरीवाल की पार्टी से क्यों नहीं चुनाव लड़ लेते? देखो, मैं बताता हूँ जी, केजरीवाल जी बहुत बढ़िया बंदे हैं, बहुत ही बढ़िया बंदे हैं, ठीक है जी। जो उन्होंने काम किया बहुत अच्छा काम किया, मैं उसका प्रशंसक भी हूँ, मैं उसकी विचारधारा से प्रभावित भी हूँ। पर फिर दिक्कत कहाँ है जब आप प्रशंसक हैं, विचारधारा से प्रभावित हैं, और उन्होंने इस बार ऐलान भी किया कि सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे? मैं बताता हूँ, देखो जो बात है उसका कारण ये है, मैं बताता हूँ। आज मैं यहाँ निर्दलीय इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी छवि पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आज मेरे पास कोई व्यक्ति, इससे पहले एमएलए के इलेक्शन में कोई व्यक्ति बीजेपी के साथ था जो मेरे आज साथी हैं, कोई कांग्रेस के साथ था, कोई बसपा के साथ था। आज वो सब साथी मेरी छवि से मेरे साथ हैं, वो आज उन पार्टी को छोड़ के मेरे साथ खड़े हैं। अगर मैं किसी पार्टी में जाता हूँ तो वो बंदा जो कांग्रेस में है वो भी कहेगा जी भाई साहब जी आप तो आप में पार्टी से हो, वो भी भागेगा जी। मैं इस कंट्रोवर्सी में, देखो हाँ, आने वाला समय है जब केजरीवाल जी का हमें लगेगा कि एक लहर बहुत अच्छे से आई है, वेव, जो अभी हरियाणा में नहीं है, पंजाब में वेव शुरू हो गई है। पंजाब में जो वेव है उनका पर्दापण हो गया है, बहुत अच्छे ढंग से चलेगी। और मुझे लगता है पंजाब में उन्होंने आज ऐलान भी किया कि 300 यूनिट फ्री करेंगे और बाकी कई सारे वादे किए हैं। बिल्कुल, मैं कहता हूँ उनकी छवि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बंदे हैं, भगवान जैसे बंदे हैं। पर मैं अपना इलेक्शन निर्दलीय रूप से लड़ूंगा, ये मेरा एक प्रण है, मेरा एक वादा है, मेरा जो मैंने सभी समाज से कहा है। मेरी छत्ती बिरादरी पार्टी है, मेरी कोई और पार्टी नहीं। अच्छा, ठेके वाला सवाल जो रह गया था उस पर आ जाते हैं। आप ठेका प्रथा बंद कर देंगे, कायदे से मान लिया था कि चलो 2 करोड़ में मान लीजिए 200 लोगों को रोजगार पे रखा हुआ था ठेकेदार ने, आप उनको फिर कैसे एडजस्ट करेंगे? चलिए ठेका आपने बंद कर दिया, अब उस काम के लिए अगर आप सरकारी हायर करेंगे तो सरकार की तो तनख्वाह भी ज़्यादा होती है। उन बंदों को उन काम पे रखा जाएगा, उनको हटाया नहीं जाएगा। केवल जो करप्शन का पार्ट है वो खत्म कर दिया जाएगा। एक दूसरी बात क्या है, जो ठेकेदार 18,000 रुपये DC रेट के ले रहा है, बच्चे को 9,000 रुपये जा रहे हैं,
हमारे 18,000 रुपये बच्ची को जाएंगे। मुझे तो इस बात की खुशी है कि उसके जो एक्चुअल पैसे हैं। मेरा सवाल वही है कि वो कैसे संभव होगा, क्योंकि अभी तो ठेकेदार के जरिए एडजस्ट किया जा रहा है ना, ठेकेदार को आप पे करते हैं, ठेकेदार आगे पे कर रहा है, तो बीच में कौन मैनेज करेगा इस पूरी प्रक्रिया को? उसकी तनख्वाह मैनेज करनी है, उसको अलाउंसेस मैनेज करने हैं। मैं बता रहा हूँ, देखो कमेटी पे बहुत स्टाफ है, कमेटी पे कोई स्टाफ की कमी नहीं है, इतना स्टाफ है कि ज़्यादा ही है, कम नहीं है। बहुत ये सब चीज़ें प्लानिंग का पार्ट है। जब ये परमात्मा दादा खेड़ा मुझे अगर इस मुझे शक्ति देगा और मुझे बैठाएगा तो इसका रास्ता मैं अपने आप बना दूंगा। देखो मैं एक मैनेजमेंट का बंदा हूँ, मैंने जिंदगी में फिलहाल आप प्लानिंग का खुलासा नहीं करना चाह रहे ना, अभी तो मैं वो मेरे अंदर ही है, क्योंकि मैं वो मेरा पार्ट है, वो मैं कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए, हम भी नहीं चाहेंगे कि आप जो है खुलासा करें, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जब आप करें ऐसा तो आप सबसे पहले असली खबर पर ये बताएं। मैं असली खबर का बहुत बड़ा आपका मैं फैन हूँ, उल्टा मन और आत्मा से आपका। आपने कल डिबेट कराई, मुझे बहुत अच्छी लगा। सबसे पहली पहल थी आपकी शहर में हनुमान वाटिका में, तो मैंने वो देखी भी और मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं अच्छा, उसमें एक मैसेज मेरे लिए भी बहुत अच्छा था। ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि हम निर्दलीय को चाहते हैं, हम पार्टियों से उब गए हैं। हमने कल डिबेट करे थे, उसमें एक चीज़ और भी करी थी। हमने पूछा था कि होता क्या है कि जैसे ही मान लीजिए अभी आप हैं, अभी हम आप ही से बात कर रहे हैं, अभी हम उस प्रतिनिधि से बात नहीं कर रहे हैं जो कल चुनाव में होंगे, ठीक है? तो होता क्या है कि जैसे महिलाएं जाती हैं मैदान में, वो चुन भी ली जाती हैं, फिर प्रतिनिधि के तौर पर पुरुष साथी वहाँ बैठ जाता है। तो सरकार ने अभी जो फैसला लिया था 50% आरक्षण का, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? किस तरीके से महिलाओं को आगे बराबरी का दर्जा और सम्मान मिलेगा? देखो मेरे लिए तो मैं तो एक ही वादा कर सकता हूँ भाई साहब, अगर कल को मेरी धर्मपत्नी चेयरपर्सन बनती है तो उसके स्वतंत्र रूप से उसके फैसले होंगे। हाँ, मैं उसको ये जरूर कहूँगा कि जो बातें मेरा विजन है उस पर वो ध्यान करे और उन बातों को लागू करे, क्योंकि वो अच्छाई के लिए। आप दबाव नहीं देंगे? मेरा कोई दबाव का कोई मतलब नहीं है। तो फिर ये मान लिया जाए कि जो आपका विजन है वो उन्हीं का है, उनका विजन डिफरेंट भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है, पर जिस चीज़ों में अच्छाई है उस चीज़ को तो वो भी एक्सेप्ट करती है। देखो अब हमने आज मेरी शादी को 30 साल हो गए भाई, 30 साल में हम हंसते हंसते जीवन इतना अच्छा गुजरा है कि हम कहते हैं हे परमात्मा हमारे जैसा जीवन सभी को दो। और मैं तो एक साइकिल पे चलने वाला व्यक्ति, मेरे को तो दादा खेड़ा ने बहुत कुछ दिया। मैं तो ये भी दादा खेड़ा का सुबह उठते ही धरती माता को नमन करता हूँ कि हे परमात्मा ये दिन जाइयो ना, इससे अच्छे की इच्छा भी नहीं है मेरी। तो केजरीवाल जी का तो आपने बता दिया, आपके मन में इच्छा भी है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद आप विधानसभा चुनाव की तरफ देख रहे हैं कि जब वहाँ तक लहर बन जाएगी तो फिर आप टिकट की दावेदारी करें। नहीं, सवाल ये नहीं, सवाल ये है सर कि अभी आप मान लीजिए कांग्रेस या बीजेपी की टिकट पे दावेदारी क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए मैं बताऊं, अगर मौका मिलता तो आप दावेदारी करते या नहीं? नहीं, मेरा मन नहीं है इस मामले में। मैंने तो पहले दिन ही एक बात कही थी, मेरी 36 बरादरी मेरी पार्टी है और मैं अपने भाइयों को, साथियों को, इनको लेके, पता है क्या, देखो जी आज कोई बुराई अच्छाई किसी बीजेपी की है या कांग्रेस की है, मैं किसी की भी बुराई अच्छाई अपने सिर पे क्यों लूँ? किसी ने भी कोई अच्छा किया है क्यों? देखो मैं तो हूँ कोरा कागज, मेरी तो ज़िंदगी की किताब अभी कोरी है, मेरी कोई नेगेटिव नहीं है, क्योंकि मैंने कोई अगर राज ही नहीं किया तो मेरी नेगेटिव ही क्या आएगी? मैं तो अपने फील्ड का मास्टर हूँ, वहाँ मेरी अच्छाई है कि मैंने अगर जो भी काम किया है मैंने अपनी ज़िंदगी में, तो मेरे सारे दोस्त मित्र, चाहे मेरे साथी हैं चाहे मेरे व्यापारिक वर्ग है, वो सारे खुश हैं। तो मैं पार्टियों की बुराइयों को, अच्छाइयों को, बुराइयों को अपने सिर पे लेके नहीं जाना चाहता। आपने फील्ड की बात करी तो फील्ड से याद आ गया कि आपका फील्ड प्रॉपर्टी से जुड़ा है, तो प्रॉपर्टी के भी आप पर इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि आप पे अवैध संपत्तियाँ हैं, इस तरीके कुछ? नहीं, मेरे पे कोई अवैध संपत्ति वाला बयान ही नहीं है, क्योंकि मैं तो टैक्स पेयर आदमी हूँ, मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न जाती है। अवैध कॉलोनियों की बात कर रहा हूँ। अवैध कॉलोनियाँ की तो मैं आपको जो बता रहा हूँ सुनो, आज से पहले सारी कॉलोनियाँ ही अवैध थी। वैध कॉलोनी तो केवल एक सन सिटी का हुआ है, उससे पहले सारी, अगर हम बात करें मलिक नगर, ये लगा लो कि आप प्रोफेसर कॉलोनी भी, ये भी वैध नहीं थी। मॉडल टाउन कोई भी वैध नहीं था जी। एक मॉडल टाउन वैध है जो सरकार का काटा हुआ है, कोयल कॉम्प्लेक्स वाली जो इम्प्रूवमेंट है वो वैध है, बाकी गोविंद कॉलोनी, सारी जितनी हमारी कॉलोनियाँ हैं सारी अवैध है। वैध और अवैध में क्या डिफरेंस है? पुराने टाइम में कोई लाइसेंस तो होते नहीं थे भाई साहब, उस वक्त लोगों ने खेत थे, खेतों में प्लाट कट के जी, वो अवैध थे। उसके बाद उसमें सड़कें बन गई जी, कमेटी ने सड़कें बना दी, हाउस टैक्स लग गए, सीवरेज पड़ गया, लाइट लग गई, पानी आ गया, वो वैध होगी जी। वैध अब भी नहीं है, पर उसको वैध ही माना जाता है, और कोई लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है वैध अवैध की। आपसे हम इतनी देर से बात कर रहे हैं तो आपके मुंह से दादा खेड़ा की का जो है जिक्र हो रहा है, तो लगता है कि आप धार्मिक प्रवृत्ति हैं। तो आपके मन में कुछ धार्मिक स्थलों के लिए भी है? कैथल में जीर्णोद्धार की कई तरीके से देख रहे हैं, जैसे कई जगह तो दादा खेड़ा जी की ही जो है ठीक से स्थान नहीं बन पाया है। मेरे मन में देखो, मैं ना शुरू से ही, जब मैं छोटा सा था, जब मैं अपनी लाइन में आया, तब भी जब मैंने ज़िंदगी में शुरुआत की थी, देखो
तब भी मैंने दादा खेड़ा को सबसे पहले वहाँ माथा टेक के अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर्टी की शुरुआत की थी। और मैं तो आज जो कुछ भी हूँ, मैं तो ये मानता हूँ कि सब मेरे पे दादा खेड़ा का आशीर्वाद है, क्योंकि कभी भी मैंने कुछ सोचा है वो मेरे को दादा खेड़ा ने दे दिया। और बिना मेहनत के, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं मुझे करनी पड़ी, मैं वैसे कह दूँ कि मैंने बहुत मेहनत करी, ज़्यादा मेहनत ना करके मुझे बहुत शॉर्ट टाइम में दादा खेड़े ने बहुत कुछ दिया। धार्मिक आस्था वाली बात जहाँ तक है, मेरे मन में मंदिरों के लिए, गुरुद्वारों के लिए, सभी संस्थाएं, जितने भी हमारे देवता हैं, जितने भी सभी धर्मों के, उनके लिए मेरे मन में बहुत अगाध श्रद्धा है। और मेरा मन की बात यह है, अगर कल को मेरी मिसेज की तरफ से कह रहा हूँ, अगर मैं चेयरमैन, वो मेरी मिसेज धर्मपत्नी मेरी चेयरमैन बनती है, तो 1 रुपया भी हम कोई तनख्वाह अपने घर में नहीं लेके जाएंगे, वो सब धार्मिक में ही जाएगी। ये मेरी आपको अपने मन की बात थी, चलो आपने पूछ ली तो मैं बता देता हूँ। हैं, गऊओं से मेरे को बहुत प्यार है। गऊ माता, मैं सभी को कहता हूँ कि अपनी नेक कमाई में से गऊ माता के लिए कुछ ना कुछ निकालो। मैं अपने मन से कुछ ना कुछ निकालता हूँ और मेरे को बरकत हुई है। और मैं सभी को एक ही निवेदन कहूँगा कि अपने घर में जैसे हम अपनी माता की सेवा करते हैं, ऐसे ही गऊ माता को अपनाएं और उनके लिए सेवा भाव रखें। और कुछ ना कुछ, चाहे मात्र 1 रुपया रोज निकालें, 2 रुपये रोज निकालें, गौ माता के लिए जरूर निकालें, ताकि इससे आपके 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी आत्मा में शांति मिलेगी आपको, दूसरा आपको परमात्मा तरक्की की राह पे ले जाएगा। अच्छा, आपने गौ माता का जिक्र किया, गौ माता से याद आ जाता है कि अभी देखा, सिर्फ कैथल की भी बात करें तो कैथल में भी देखा जाता है कि गौवंश की बड़ी दुर्गति है, सड़कों पे बेचारा घूमता है, जबकि सरकार, हरियाणा सरकार भी टैक्स ले रही है, सेस ले रही है। आपने भी जिक्र किया गौ का ही, ठीक है, तो इसके लिए आपके मन में कुछ है गौों के लिए? आपने पैसों की तो जिक्र कर दी कि गौ माता के लिए आप 1 रुपया निकालें, पैसों का तो जिक्र हो, दान पुण्य तो अभी भी खूब हो रहा है, लेकिन उसमें गौों की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। देखो, पता है क्या जी, मैं कहता हूँ, हमारे यहाँ ना जो लोग हैं, अगर जिस दिन लोग ये समझने लग जाए भी गौ हमारी माता है, उस दिन दुर्गति होनी भी बंद हो जाएगी। जो लोग गौ माता का दूध जब तक दे रही है उसको रख रहे हैं, और उसके बाद उसको दूध, जब वो बाछड़ दूध देना बंद कर देती है तो उसको सड़क पे छोड़ आते हैं, ये प्रवृत्ति उनकी सोच माड़ी है। जिस दिन ये सोच उनकी पलट देगी, भी नहीं हमारी माता है, बुजुर्ग, अगर हमारे बुजुर्ग हो गए, क्या हम उनको सड़क पे छोड़ के आते हैं? अगर ये सोच एक इंसान के मन में आ जाएगी तो गौ माता की दुर्गति नहीं होगी। और जो लोग ऐसा करते हैं, जो गौ माता की दुर्गति करते हैं, दूध पीने के बाद जब वो दूध देना बंद करती है, उसको गौशाला में या उसको सड़क पे छोड़ते हैं, तो वो बहुत बड़े पाप के भागीदार हैं, और उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पाप को झेलना पड़ता है। जो भी इंसान, देखो कर्म, लोग कहते हैं कर्म भाई पिछले जन्म के कर्म थे, मैं नहीं मानता। मैं कहता हूँ कर्म यहीं के हैं और यहीं फल मिलेगा। अगर हमने अच्छा करा है तो यहीं भुगत के जाएंगे, हम माड़ा करा है तो हम यहीं भुगतेंगे। अगला जन्म पिछला जन्म किसी ने देखा है तो बकवास है। मैं तो सभी को एक ही बात कहता हूँ, भाई आप अच्छा करोगे तो यहीं मिलेगा। लेकिन लोग पाप के नाम से डरते नहीं ना आजकल, पाप के नाम से थोड़ी पुण्य करते हैं। बात है कि पाप के नाम से आप डरास हो सकते हो, गौों की स्थिति में सुधार कैसे होगा? देखो उसके लिए तो यही है, देखो सरकार बजट, हमारी कमेटी है, जैसे चलो कमेटी का चेयरमैन पर्सन अगर हाउस में कोई बिल पास कराए, मैं कहता हूँ गौों के लिए, जैसे हमारी चलो 1-2 गौशालाएँ बनी भी हुई हैं, कमेटी उसको वो करती भी है, पर वो बहुत कम पैसे हैं। देखो अब सरकार भी है, बहुत कम पैसे गौशालाओं में देती है। अगर सरकार एक ऐसा नियम बना दे ना, भाई एक गौशाला को 1000 रुपये पर गऊ सरकार फंड दे दे, दुर्गति ना होए। नहीं, सरकार ने तो गौ सेस लगा रखा है बहुत सारी चीज़ों में। हाँ, नहीं लगा रखा है, पर वो पूरा तो नहीं आता, उसमें भी गड़बड़ है कहीं ना कहीं। तो आप उसको ले आएंगे ना? देखो मेरे अगर हाथ में हुआ तो मैं जरूर ले आऊँगा, देखो, पर मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ तो मैं भी क्या लाऊंगा। देखो मेरी बात सुन, अगर मेरे अधिकार क्षेत्र में कोई चीज़ है उसको मैं प्रयास करके ले आ सकता हूँ तो मैं जरूर लेकर आऊँगा, ठीक है। बाकी तो नहीं तो मैं लोगों को हाथ जोड़ के लोगों से मैं भी गौओं के लिए पैसे मांगूंगा, उसको तो मेरा अधिकार है, मैं ये तो मांग सकता हूँ। भाई मुझे भाई साहब जी आपको मैं तो ये कहूँगा, भाई साहब मेरे को लगता है अभी मेरा ये साथी सक्षम है, मैं उसको ये कहूँगा, भाई एक गऊ तू पाल ले, एक गऊ के 3000 रुपये महीना दे देकर माने, तेरे गौ दागी गऊ मारिए दे देगा। ऐसे बहुत लोग हैं, आप प्रयास करेंगे। अच्छा नंबर 2, जब मैं चेयरमैन पर्सन बनूंगा थोड़ी सी मेरी और इज्जत बढ़ जाएगी, थोड़ा 50-100 मेंबर और भी जुड़ जाएंगे कहने में, तो ये प्रयास ही रहेगा जी। देखो आपके मुंह से खैर आ ही गया कि जब मैं चेयरमैन पर्सन बनूंगा, हालांकि इस बार सीट महिला में है और आपकी धर्मपत्नी जो है चुनी जाएंगी और उन्हीं के नाम पर जो है सब कुछ होगा। प्रयास आपके हैं, काम आपका है, समाज सेवा आपकी है। तो आपसे हम एक वादा और चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो है हम मैडम से भी बात करें,
हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जिस दिन भी मैडम का यहाँ मतलब ये लगा लो कि आप जल्द ही आपकी मुलाकात कराएंगे, बहुत जल्द। ठीक है। ठीक है। तो दर्शकों, राम प्रताप गुप्ता जी के इसी वादे के साथ कि असली खबर पर सबसे पहले आप धर्मपत्नी नीलम रानी जी को देखेंगे। ठीक है, तो आप भी बने रहिए असली खबर पर। और अगर आपको ग्राउंड रिपोर्ट चाहिए, कैथल के चेयरमैन इलेक्शन में क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके से दावेदार अभी खड़े होने शुरू हो गए हैं और आगे क्या रहेगा, इन सब अपडेट के लिए आप असली खबर पर बने रहिए।